Very happy to present again with a new topics in economics. Part 1. I repeat my introduction. संतोष कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, KSS कॉलेज लखीसराय। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिमांड सप्लाई एनालिसिस के बाद हमने बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, और मैं उस टॉपिक के साथ मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज उपस्थित हूँ और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इसे इंग्लिश में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, जबकि हिंदी में इसे हम मांग की लोच बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मांग की लोच बोलते हैं। तो मांग की लोच की परिभाषा क्या है वो हम लोग पहले जानते हैं। इसमें यह है कि चेंज इन प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, change in demand of goods and services. We are all know in the definition or in the principle of law of demand. But here हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि check the responsiveness of the demand of goods and services if change in price of the goods and services in quantitatively। इसका मतलब यह हुआ कि हम मांग की लोच के में हम यह पढ़ेंगे कि अगर हम किसी वस्तु का प्राइस कम करते हैं, कीमत कम करते हैं, उसके एवज में किसी वस्तु के डिमांड में कमी या बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आता है, पर किस दर से आता है, किस दर से रहता है, हाउ मेनी रेट, हाउ मच रेट, किस रेट से आता है, यह चीज़ को हम चेक करने के लिए, यह चीज़ को मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का में पढ़ेंगे। दैट मीन्स चेक द रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by change in price of the goods and services by the measuring by the elasticity of demand। ये हमें ये बताता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, हम लोग तो ये पहले से जानते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, एट द कंडीशन ऑफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो हमें ये थ्योरी और ये टॉपिक पढ़ने का क्या ज़रूरत पड़ गया? तो इसमें हम लोग आप देखते हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं उसमें हम यह सिर्फ हम लोग यह पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस गिर रहा है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, या फिर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड गिर रहा है। बट सिर्फ हम एक दिशा के बारे में जानते हैं उसके कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड गिव्स रिजल्टेंट इन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि गुणात्मक कथन के रूप में ही बताता है रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन। बट हमें पता करना है कि हाउ मच चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है, क्योंकि उसे रेट बताने का उसमें नहीं है, उसमें रेट बताया, वो रेट बताने की उसमें शक्ति नहीं है, टेक्निक नहीं है। उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हुए अर्थशास्त्रियों ने इसकी गहन जरूरत, आवश्यकता समझी और रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा किया कि ये कैसे हमें मेजर करना चाहिए। तो हमने बताया कि इसे मेजर करने में के लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। इसे ये जो हमारा जो टॉपिक है
वो थोड़ा मैथमेटिकल है, बट यहाँ पे हम इनिशियल रूप में हम जहाँ तक भरसक प्रयास करेंगे कि से हम लोग थियोरेटिकल ही पढ़ें और मोस्ट कॉन्सेप्चुअल हम लोग देखें यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम के दरमियान हम इस तरह के ही चीज़ों को दर्शाएंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किसी भी वस्तु को उसका मेजर करने के लिए, रेट को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु की प्राइस घटती है तो उसका जनरल फार्मूला मेजरमेंट करने का क्या है, वह जनरल फार्मूला मेजरमेंट करने का यह है ED, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमारा यह है इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसका क्वांटिटी डिमांड और किसका प्राइस? जिस वस्तु का हम डिमांड कर रहे हैं वो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और किसका प्राइस? जिस वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं उसके प्राइस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दैट मीन्स चेंज मीन्स समथिंग चेंज आइदर निगेटिवली और पॉजिटिवली। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, निगेटिव डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है। यह फॉर्मूला हमें यह बताता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दैट मीन परसेंटेज, जब प्राइस किसी वस्तु का घटता है तो उसमें उसके वस्तु में कितना बदलाव आता है, यह फार्मूला के द्वारा हम जनरल फार्मूला के में हम निकालते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल हम लोग यहाँ पर इसको डेरिवेट करते हैं। तो इसे क्या है, ED इक्वल टू चेंज मतलब डेल्टा Q बाई Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P बाई P। दैट मीन्स डेल्टा का यहाँ हम यूज इसलिए किए हैं, डेल्टा मीन्स चेंज समथिंग, डेल्टा मिनिमम चेंज यानी चेंज इन वन स्टेप, एक स्टेप में हमारे कितना चेंज कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। यहाँ पर जो है, जो हमारा क्या है, डेल्टा Q इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, Q इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा P चेंज इन प्राइस, और P इनिशियल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। इससे हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अब आगे इसका हमारा डायग्रामेटिकल भी है कि हम उसको कैसे चेक करेंगे, कितना इसका क्या इसके फैक्टर हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने के लिए, इसके कितने टाइप्स हैं, ये सब सारी चीज़ों का हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई हम अगर करते हैं means delta Q delta Q divided by delta P into P by Q, ये हमारा फॉर्मूला और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मेजर करने का हमारा ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया फाइनली सिंप्लीफाई करके। अब हम आगे देखते हैं इसको कि किस तरह से हम इसे इसका भी ग्राफ
वो डिमांड की तरह ही होगा। और इसका भी ग्राफ जो होता है सो डिमांड ग्राफ की तरफ होता है, इसे हम लोग मेजर करते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे। अब हम यहाँ से एक यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा डिमांड है, ये हमारा डिमांड कर्व का है, हमारा ये का है। हम इसमें चर्चा कर देते हैं कि ये किसी कैसे इसके जो कोई भी फैक्टर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैनी फैक्टर्स influencing demand, elasticity of demand and supply, but some important factors here discussed, mainly some important factor, जिसमें पहला important factor जो है वह है क्या कि नेचर ऑफ द गुड्स। पहला हमारा important factor होगा नेचर ऑफ द गुड्स। अब नेचर ऑफ द गुड्स हमारा जो है सो कैसा होता है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि उस वस्तु की प्रकृति कैसा है, लक्षण कैसा है, उस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। यानी कि प्राइस घटने के बाद उस वस्तु के डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा, यह एक वस्तु की प्रकृति पर यानी नेचर ऑफ द गुड्स पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द गुड्स पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गुड्स पर जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये डिमांड है, पहले हम चर्चा कर दे रहे थे। तो इसमें यहाँ पे एक ये है प्राइस, यहाँ से P से P1 की ओर आ गया, यहाँ से A से B की ओर आ गया, और Q से Q1 की ओर चला गया। तो A इसमें डेल्टा P माइनस यहाँ पे इस तरह का कंडीशन ये बनेगा, अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों होगा, डेल्टा Q यहाँ पे अपवार्ड लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों होगा। ये हमारा है। अब हम कर रहे थे फैक्टर्स की चर्चा कर रहे थे कि फैक्टर कैसे यहाँ पे हमारा करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गुड्स। पहला जो है हमारा है नेचर ऑफ द गुड्स, नेचर ऑफ द गुड्स। तो नेचर ऑफ द गुड्स के आधार पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तुओं को हम मेनली बहुत तरीका से इससे बांटा जा सकता है। नेचर ऑफ द गुड्स में इसेंशियल गुड्स हो गया, नॉर्मल गुड्स हो गया, लग्जरियस गुड्स हो गया, इंफीरियर गुड्स हो गया। बट हियर डिस्कस ओनली 2 to 3 नेचर ऑफ द गुड्स। फॉर फर्स्ट ये हमारा यहाँ जो डिस्कस करेंगे, जो पहला है वो डिस्कस करेंगे। पहला है जो है कि एसेंशियल गुड्स होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एसेंशियल गुड्स अगर है, देने का हमें जरूरत है, तो एसेंशियल गुड्स जब हम उसके बारे में जब चलते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। एसेंशियल का मतलब ही होता है कि बहुत ही अति आवश्यक वस्तुएं। जब अति आवश्यक वस्तुएं को हम जब लेने के लिए जाते हैं तो हम उसके प्राइस वगैरह के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं कि वो कितने प्राइस में मिलेगा, क्योंकि वो हमें लेना ही लेना है। इस तरह के गुड्स में क्या होता है कि डिमांड इनएलास्टिक होता है। कैसा होता है? डिमांड इनएलास्टिक होता है। डिमांड का इनएलास्टिक डिमांड होगा। फॉर एग्जाम्पल साल्ट,
साल्ट, ड्रग्स डैट मीन्स लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये सब सारे चीज वस्तुएं कितने भी महंगा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि उसे लेना ही पड़ता है। तो इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होके रह जाता है, इन इलास्टिक होकर रह जाता है। यानी कि दूसरा हमारा है इसी में बी नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, इस गुड्स में क्या है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस, एक गुड्स का नेचर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। यह गुड्स का नेचर यह होता है कि कोई वस्तु हमें मिल रही है तो वो वस्तु हमें फायदा पहुंचा रही है, पर अगर वो वस्तु हमें नहीं मिलेगी तो हमें फायदा, हमें घटा होगा पर उतना घटा नहीं होगा। इस तरह के वस्तुओं को नॉर्मल गुड्स के कैटेगरी में डालते हैं। हम इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ों से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स क्या होता है कि अगर आप लेने की पोजीशन में है, उसकी प्राइस कम है, आपके बजट के अथी में है, दायरे में है, तो उसे चीज़ आप लेना पसंद करेंगे और उसे लेकर आप लेने के बाद में आपकी कार्य करने की शक्ति, क्षमता बढ़ जाएगी। पर यही वस्तु अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो उस वस्तु का आप उपभोग नहीं कर पाते हैं प्राइस बढ़ जाने के कारण। तो क्या होता है कि उसमें हमें उतना हानि नहीं पहुंचाता है कि जितना हम लोग सोचते हैं कि इसेंशियल गुड्स के दरम्यान पहुंचाया जाएगा या उसके एसेंशियल गुड्स के जैसा होगा। तो ये हमारा है नॉर्मल गुड्स। इस गुड्स में क्या होता है कि प्राइस घटने से वस्तु का कंजम्पशन बढ़ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ जाता है और डिक्रीज करने से, इंक्रीज करने से घट जाता है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसमें संभावनाएं अधिक है, यहाँ पे होता है। सी हमारा जो है नेचर ऑफ गुड्स में, सी जो है वो है लग्जरियस गुड, लग्जरियस गुड्स। ये गुड्स जो है, ये गुड्स है कि अगर कोई वस्तु, इसमें इलास्टिसिटी, लग्जरियस गुड्स वह गुड्स होता है कि जब हमारे इनकम अच्छे खासे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम वस्तुओं को लेने के लिए, जैसे हम टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सब सारी चीज़ों पे हम कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में अगर उस सारे वस्तुओं का, जिस वस्तुओं का हमने चर्चा किया, जिस गुड्स एंड सर्विसेज का चर्चा किया, अगर उसके प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं तो वहाँ पे कंजम्पशन इसका बढ़ जाता है। पर अगर इस वस्तु में, अगर ज़्यादा इसके वस्तु में प्राइस गिर जाता है प्राइस, तो इसका डिमांड बढ़ जाता है। पर इसके प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस रेट से इसका कंजम्पशन नहीं कमता है जिस रेट से कंजम्पशन इसका कमना चाहिए। ये हमारा लग्जरियस गुड्स के नेचर है। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी की संभावना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की संभावना है और इस तरह से हम कैटेगराइज किए तीन रूप में। नेचर ऑफ से गुड्स के पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ से गुड्स पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। हम इस पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन सा फैक्टर और अफेक्ट करता है। तो दूसरा है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। यह गुड्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इसे प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब कोई वस्तु हमारा मार्केट में है, उपलब्ध है और उसी सेम टाइप्स ऑफ गुड्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, एट दैट कंडीशन बोथ गुड्स प्राइस डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अगर एक इसमें से किसी एक वस्तु का, इफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस इज इंक्रीजेड देन कंज्यूमर शिफ्ट टू अनदर गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू ईच अदर। इस तरह के गुड्स में क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने की इसमें ज़्यादा क्षमता होता है। फिर हम यहाँ पे चलेंगे अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज। ये क्या है अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे क्या संबंध है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, वो हम लोग देखेंगे। इसमें यह है कि अगर कोई वस्तु एक बार के ज्यादा बार, गुड्स एंड सर्विसेज यूजेस more than one times and uncountable times, then their elasticity of demand is high, यानी कि elasticity of demand की संभावना उसमें ज्यादा है, इस elasticity of demand की संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, if a goods and services used in a single times, in this condition elasticity of demand in that goods very low or that means negligible। दिस गुड्स आर लाइक एसेंशियल गुड्स, इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह का फर्क कम पड़ता है। हम अल्टरनेटिव यूज के बारे में, जैसे आप सिंगल गुड्स के बारे में हम चर्चा किए, तो उसका एग्जांपल भी हमें दे देना, डिलीवर करना जरूरी है। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल डेली न्यूज़पेपर को अगर एक बार आप ले लेंगे, फिर उसी रेट पे अगर आप किसी दूसरे को बेचने जाएंगे तो वो न्यूज़पेपर आपको नहीं कोई सेल लेने वाला है, उसे नहीं सेल किया जा सकता है। बट दूसरे कंडीशन में अगर कैपिटल गुड्स हो गया, कोई मशीन है वगैरह ये सब चीज़ है, तो उसे यूज करने के बाद में, गाड़ी वगैरह है तो इसे यूज करने के बाद में हम सेल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। इस तरह के गुड को अल्टरनेटिव कहते हैं। तो हमें सिंगल यूज में हो गया न्यूज़पेपर, फ्यूल, ये सब सारे चीज जो है जो सिंगल यूज में आता है, तो ये हमारे फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर हमारा है चौथा इनकम, दैट मीन्स इनकम ऑफ द पीपुल। अगर किसी व्यक्ति का इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे फॉर रिच पीपुल, जितने भी होते हैं उनके इनकम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर देखते हैं कि जब महंगाई की अवस्था आ जाती है, उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है, तो गरीब वर्ग का होता है, पुअर सेक्शन सोसाइटी होता है। उसमें क्या होता है, और ये जो सेक्शन होता है, इनकम अगर जिसका ज़्यादा रहता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हमें प्राइस बढ़ गया तो हमें वो सब वस्तु ये नहीं लेना है, वो क्या लेना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इफेक्ट होता है जो इनकम के थ्रू होता है। अगर इनकम हाई है तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से उसे प्राइस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अगर इलास्टिसिटी इनकम कम है तो उसके वहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उससे प्राइस जो होता ज़्यादा पड़ेगा। तो ये हमारा ये हो गया इनकम हो गया। फिर हमारा जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स, एक्सपेंडिचर बजट। आप एक्सपेंडिचर बजट है, एक्सपेंडिचर बजट मतलब कि कितना आप एक कैटेगराइज गुड्स पे आप खर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप खाने पीने वाली वस्तुओं पे ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, आप लग्जरियस गुड्स पे ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। ये बजट अलग अलग यूज करके आप यहाँ पर कैटेगराइज करके रखे हुए हैं, डिवाइड करके रखे हुए हैं। अगर किसी वस्तु के पार्टिकुलर कोई वस्तु पे आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसलिए होगा कि जब उसके प्राइस कम होंगे तो उसका डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगा, और प्राइस ज़्यादा कम होंगे प्राइस, तो गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और प्राइस यहाँ पे उसका जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप एक्सपेंडिचर बजट, आप किस पर कितना खर्च करते हैं, ये हमारा एडिट करता है। और लास्ट में जो है, जो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, वह है हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आप सब देखते हैं कि मेनी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी अवेलेबल इन द सोसाइटी, इकोनॉमी, कंट्री, बट हियर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर वेल्थ। Inequality of wealth is a major problem in the least developed country like India, Pakistan, Bangladesh, and etc. In this country, if जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का कम होगा, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट ज़्यादा करेगा। ये सब सारे कंडीशन हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने के लिए फैक्टर्स हैं। अब हम इसके बाद में हम अब चलते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है।
हम कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि इलास्टिसिटी जो होता है मेनली 4 से 5 तरह के होते हैं फंडामेंटल। उसके बाद बहुत सारा आगे हायर में चलने के बाद में बहुत सारा मिलता है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं फर्स्ट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। पहला इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यह कैसा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड दैट मीन्स all essential goods and services indulge in this inelasticity of demand। कहने का मतलब यह हो गया कि जितने भी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसका प्राइस बढ़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या प्राइस कम होने पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को इनइलास्टिक मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस क्या है वो तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं कि हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल आप ले लीजिए, रबर का बॉल, उस पर आप फोर्स लगाइए। जब आप फोर्स लगाएंगे तो जिस फोर्स से आप उसे लगाते हैं उस तरह से उसका जो चिपटा हो जाता है, दबाव पड़ता है, तो आपकी उंगलियां उस पर दब जाती है, वह चपटा हो जाता है। अब जितना फोर्स आप लगाएंगे उस तरह से उसका दबाव होगा, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। तो यहाँ पर परफेक्टली वही कहते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि प्राइस कम होने से या बेसी होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ इस तरह का नेचर का होगा। देखा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये 0 है। इस एक्सिस पे हम प्राइस को रखे हैं, इस पे हम क्वांटिटी को रखे हैं। इसमें अब देखिए हम करते हैं, ये हमारा डिमांड है, वर्टिकल एक्सिस डिमांड कर्व है, डी यहाँ पे डिमांड है। अब इस पे हम किसी भी तरह को प्राइस को हम इनिशियल प्राइस इतना है, ऐसे है, इस तरह का है। यहाँ पे जैसे P हो गया, P1 है, P2 है, P3 है। किसी भी तरह के किसी भी स्टेज पर इफ इन एनी स्टेज ऑफ प्राइस क्वांटिटी डिमांड आर सेम, यानी कि किसी भी स्टेज पर हम प्राइस को ले जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड इसका नहीं बदलता है। इस तरह के हम वस्तु को, इस तरह के हम गुड्स एंड सर्विसेज को परफेक्टली इनइलास्टिक करते हैं, और इनइलास्टिक का ग्राफ हमारा यह होता है। इनइलास्टिक डिमांड का ग्राफ हमारा ये होता है। इसमें इसका ई का वैल्यू जो होगा, ईडी इक्वल टू, यहाँ पे होगा 0, ईडी इक्वल टू 0, यानी कि इलास्टिसिटी इसका नहीं है। ईडी इक्वल टू 0 दैट मीन्स 0। ये हमारा जो 0 ईडी वगैरह हम जो चल रहे हैं, जो बीच में हम चर्चा कर दें कि इलास्टिसिटी में रेंज होता है, एक रेंज के अंदर ये का वर्क करता है। रेंज हम लोग पढ़ते, हम लोग मैथमेटिकल टर्म है, ये हम लोग इंटर में पढ़े होंगे कि रेंज कैसे होता है। रेंज क्या होता है? लोअर टू हायर, ये हमारा रेंज है। इसमें कितना है? तो ये हमारा जो इलास्टिसिटी का जो रेंज है, तो ये हमारा है 0 टू इन्फिनिटी। इसी के बीच में ई रेंज करता है, इसी के बीच में हमारा ट्रेवल करता है। किसी वस्तु का प्राइस 0 हो जाएगा, किसी वस्तु का प्राइस 1 हो जाएगा, किसी का लेस देन 1 हो जाएगा, किसी का इक्वल टू 1 हो जाएगा, किसी का मोर देन 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी तक इस तरह का हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। तो फिलहाल यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू 0 दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज 0। दूसरा हम करेंगे, पहला एक फर्स्ट टाइप का था, तो दूसरा हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं दूसरा का है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड
ये अब इन इलास्टिक डिमांड क्या है? इन इलास्टिक डिमांड यह है कि जैसे हम वहाँ पे बोले थे नॉर्मल गुड्स के बारे में, जब हम चर्चा किए थे कि जब हम कोई वस्तु का प्राइस घट जाता है तो उसे हम लेने के कंडीशन में हो जाते हैं, जब बढ़ जाता है उसे हम छोड़ देते हैं। नॉर्मल गुड्स का यहाँ का हम उस तरह का रिलेटेड का है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में वही साल्ट, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह ये सब आ जाते हैं वस्तुएं रोज़मर्रा की एसेंशियल गुड्स में, फॉर राइस, वीट, ये सब खाने का चीज़ है। अब ये सब में है कि इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड बताता है हमारा यह है, यह करता है कि जब कोई वस्तु का प्राइस घटता है तो उतना प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है कि जितना उसको उस पर पड़ना चाहिए। उस वस्तु का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है कि जितना उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। ये हमारा इन इलास्टिक डिमांड का हमारा है। जितना हम सोचते हैं कि यानी कि जब हम किसी वस्तु के प्राइस में मान लिया जाए 10% की कमी कर रहे हैं तो उसके खरीदारी में, उसके परचेजिंग में 10% की वृद्धि नहीं होती है, 5% की वृद्धि नहीं होती, यानी नगण्य वृद्धि होती है। वैसे वस्तुओं, दैट मीन्स उस तरह के नेचर का वस्तुओं को हम यह कह सकते हैं कि ठीक है, मन होगा तो लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं लेंगे, चलो ले लेते हैं, इस तरह का होता है। और यह जो है इसका जो ग्राफ इस तरह का होगा, y 0 प्राइस क्वांटिटी P1 Q1, यहाँ पे डी मेरा डिमांड। अब आप इसमें देखिए, हम ग्राफ से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ग्राफ से क्लियर हम क्या करेंगे कि जब हम एक वस्तु हम कोई है उसका हम प्राइस, इनिशियल प्राइस मेरा P है, तो हमारा इसका क्वांटिटी डिमांड Q है। पर अगर हम इस वस्तु के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को हम डिक्रीज करते हैं P से हम P1 के पास आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इसके क्वांटिटी डिमांड में मामूली अंतर है Q से Q1। हम यहाँ पर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इफ प्राइस ऑफ द गुड्स OP then क्वांटिटी डिमांड OQ। सेकेंड स्टेज में प्राइस OP1 अगर है तो इसका क्वांटिटी डिमांड, देन क्वांटिटी डिमांड इस कितना हो गया OQ1, यानी स्लाइटली इसका देख रहे हैं, इसका DP कितना ज्यादा इसका गैप है इसके प्राइस में, इसके प्राइस के गिरने में, और इसका कितना है, यानी कि बहुत ही माइन्यूट है। इस तरह के हम वस्तुओं में यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही कम तरह का उसके क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ता है। और इसका जो ईडी होता है, ईडी का जो वैल्यू होता है लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ये इसका होता है वैल्यू, रेंज। यानी कि इसका रेंज जो है 0 to 1 के बीच में, 1 से कम से, यानी कि 1 नहीं रहेगा, 1 से कम ही रहेगा, 1 से कम रहेगा, यहाँ पर इसका ए वैल्यू हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, इन इलास्टिक डिमांड। अब हम नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें हम अब देखते हैं थर्ड टाइप्स हमारा क्या बोलता है। थर्ड जो हमारा है यूनिट इलास्टिसिटी,
यानी कि यूनिटरी बोले या यूनिटरी बोले या यूनिट बोले, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यह किस तरह का है इसके बारे में देखते हैं। इस तरह के जो वस्तुएं हैं, इस तरह में हम देखते हैं क्या कि वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, अगर किसी वस्तु का प्राइस गिर रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो सेम उसी रेट से उस पर प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इफ ए प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस बाई 10%, then demand of the goods and then demands of the particular goods and services increases by also by 10%। यानी कि 10% अगर गिर रहा है तो 10% उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर 10% उसके प्राइस में इंक्रीज हो गया तो उसका डिमांड 10% घट जाएगा। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं, वो हम बोलते हैं इलास्टिक यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट इलास्टिसिटी का है, यानी मांग, इकाई मांग की लोच है। इसका जो लोच है ईडी का वैल्यू 1 होगा। अब इसमें हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसका हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। यह सेम है फिगर XY प्लेन, और वहाँ भी सब चीज है। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, और इसका जो होता है इस तरह का होता है DD, रेक्टेंगुलर होता है। जो विद्यार्थी मैथ्स के होंगे, इंटर वगैरह में होगा या फिर एक्स्ट्रा मैथ होगा, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। ये हमारा देखिए P है और P1 है, Q है और Q1 है। आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस अगर डेल्टा Q के रेट से इस स्पेस के बीच में घटता है तो क्वांटिटी डिमांड भी इसका सेम तरीका से बढ़ या घट रहा है, घटेगा। ये हम इसमें देखते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। जिस रेट से प्राइस को घटा रहे हैं उस रेट से क्वांटिटी डिमांड इसका बढ़ रहा है। जिस रेट से प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं उस रेट से इसका क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। यानी कि इसका ईडी क्या होगा, ईडी इक्वल टू 1, 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका जो रेंज होगा जो 1 होगा, इसका 1 के बराबर होगा। इस तरह का हमारा इसमें देखने को मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारे जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। नेक्स्ट जो हम है अब 4th के ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ये क्या है, चौथा जो है फोर जो मेरा है 4 परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली यानी कि जिस तरह से परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, उसी तरह से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होगा इसमें डिमांड क्या होता है कि इसका रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा भी अगर हम प्राइस को अगर किसी प्राइस को चेंज करते हैं, किसी वस्तु के प्राइस में हम चेंज करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि जब हम किसी वस्तु के प्राइस में इफ माइन्यूट चेंज इन प्राइस ऑफ द ए पार्टिकुलर गुड्स देन डिमांड्स ऑफ दैट पार्टिकुलर गुड्स आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका बहुत ज्यादा बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है। ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का हमारा एक नेचर है, गुड्स का हमारा एक नेचर है।
इस तरह के गुड्स के क्या है कि हो सकता है इसमें लग्जरियस गुड्स जो आ जाए। लग्जरियस गुड जो होते हैं कि अगर किसी देखते हैं कि सोना चांदी है, उसके प्राइस में अगर कि थोड़ा सा भी कमी आ जाती है तो उसे खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाता है। जब देखते हैं कि कोई फेस्टिव ऑफर निकलता है, जब गाड़ी वगैरह की होती है जो ऑफर निकलता है उस टाइम में बहुत ज़्यादा उसके डिमांड हो जाते हैं, खरीदार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस तरह के गुड्स इस कैटेगरी में आता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आता है। अब इसका जो हम देखते हैं कि क्या इसका जो फिगर जो होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। यहाँ पे है डी हमारा एक ग्राफ हो गया। फर्स्ट में हमारा प्राइस ये है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं P1, Q और Q1। थोड़ा सा हम इसमें चेंज किए हैं। पहला प्राइस क्या था, ओपी था। ओपी था तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्यू था। अब हमारा प्राइस हो गया ओपी से घटकर ओपी1 हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि थोड़ा सा अगर प्राइस में हम इतना बाइड इसका बहुत ही कम है, जबकि इसका डिमांड आप देख रहे हैं कि कितना बढ़ा है। यानी कि मामूली हम अगर यहाँ पे हम कम करते हैं किसी प्राइस को हम किसी वस्तु के प्राइस को हम कम कर रहे हैं और उसके डिमांड में इतना इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, उससे दुगने तिगने रेट में, तो इस तरह के हम वस्तु को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के कैटेगरी में डालते हैं। जो हम चर्चा कर रहे थे कि गुड्स एंड सर्विसेज, लग्जरियस गुड्स एंड सर्विसेज इस कैटेगरी में आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल में इस तरह का हम बताए थे सिचुएशन क्या होता है कि जब कोई फेस्टिव होता है तो फेस्टिवल ऑफर जब निकलता है तो उसमें थोड़ा सा कमी की जाती है। तो देखते हैं कि बहुत लार्ज नंबर में परचेज किया जाता है। कार्स हो गए, टीवी, फ्रिज, इस तरह का होता है। और इसका जो देख रहे हैं क्या, इसका जो डिमांड का स्टिफनेस है वो ये फ्लैट है। इसका जो डिमांड का जो नेचर है जो फ्लैट है। और जिस भी डिमांड का जो फ्लैटनेस ज्यादा होगा, जिस वस्तु